सूर्यकांत ताम्रकार जी हमारे पार्टी की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार रहे अध्यक्ष पद के। हम 4 पार्षद आए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो हमारे 4 में से केवल उनको 2 वोट मिले। सिमगा का इतिहास रहा है कि सर्वे तो करवाया जाता है शिवरतन शर्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, परंतु जो जीतने वाला होता है उसे छोड़ अन्य को एक सिमगा की राजनीति में समझौते के तहत टिकट दी जाती है। उस समय यही राजू भाटिया उपाध्यक्ष हुआ करते थे। बजरंग पावर के द्वारा जो पानी की जो लाइन गई है सिमगा में, उसमें भ्रष्टाचार में उनका हाथ है। जो चर्चाएं होती हैं पुराने बस स्टैंड में कॉम्प्लेक्स बनाने की, फुटकर जो व्यापारी हैं ठेले वाले उनको देने की, लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है कि जब वो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें जो बड़े व्यापारी होते हैं वो वहाँ जा कर के उन दुकानों को ले लेते हैं और उसके बाद जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको वो किराए में देते हैं अधिक रुपए लेके, ज़्यादा पैसा लेकर के। इसके लिए आपकी क्या व्यवस्था रहे? आप कह रहे हैं कि जो ये टिकट वितरण हुआ है वो राजू भाटिया को जिताने के लिए हुआ है। तभी कहा जाता है कि अगर आपका वहाँ फाइलों में विरोध है तो वो फाइल को आप ला करके जनता के बीच में ऐसे दिखा सकते हैं। कोई पेपर अगर प्रारूप होता है वहाँ पे सहमति, बहुत लोग कहते हैं कि उसमें आपकी सहमति थी। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से वो नशे की ओर जा रहे हैं, और जो नशे का सामान है वो काफ़ी इजीली अवेलेबल है। अभी नशे की जो दवाइयाँ हैं, तरह तरह की दवाइयाँ हैं, वो काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं सिमगा नगर में। कुछ लोगों को तो बड़े बड़े पारितोष मिले, उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता भी शामिल है। नाम कैसे सिमगा के जो अपने आप को बड़ा नेता बोलता है वो आकर के बोलता है कि इसका ठेका मैंने लिया है। कितनी निर्लज्जता आ जाती है लोगों में। सिमगा में शिवरतन शर्मा प्राइवेट लिमिटेड के लोग, चाहे मैं नाम लूं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विभिन्न जो अपने आप को सामाजिक नेता बोलते हैं वो सारे शामिल होकर के उन्होंने उस कार्य को अंजाम दिया था। राजू भाटिया बोलते हैं उसे, विश्व का सबसे ज़्यादा पार्टी बदलने वाला एक नेता के रूप में जाना जाता है और इसकी चर्चा विदेशों में भी होती है। में ये भी चर्चाएं रहती हैं कि रमेश सोनी जब सभाएं करते हैं या फिर बोलते बोलते आप ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन अब काफ़ी समय बाद बना है, काफ़ी सारे लोग मैदान में हैं, भाजपा, कांग्रेस, राजू भाटिया, आप और इसके साथ साथ और बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं। आप ऐसे में इन उम्मीदवारों के बीच अपने आप को कैसे अलग पाते हैं? जनता आपको अगर चुने तो क्यों चुने? कि वार्ड क्रमांक 2 की पूर्व पार्षद श्वेता अभिजीत अवस्थी ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया कि आपको टिकट नहीं मिला, तो आप पार्टी से अब विरोध कर रहे हैं। शिवरतन शर्मा के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आपको किसी ने फूल माला देकर के पार्टी में बुलाया नहीं था। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? पावर प्लांट की खुदाई चल रही थी, चूंकि चुनाव का समय था और जनता के आशीर्वाद से, जनता के समर्थन से हम सब लोगों ने मिल करके उसे बंद कराया। लेकिन ये ज़रूर होगा कि जब चुनाव समाप्त हो जाएगा और अब मान लीजिए अगर आप जीत के आते हैं और ऐसे में एक बार फिर से वो अगर काम चालू होता है, आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपका क्या निर्णय होगा फिर? नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। मैं हूँ राज पांडे और आप देख रहे हैं मनखे वाइस। चुनाव का समय चल रहा है, नगरीय निकाय चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे में जो सभी प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। उनसे थोड़ा सा समय लेकर के हम उनके बारे में आपको आज बताने का प्रयास कर रहे हैं इस इंटरव्यू में। और अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रमेश सोनी जी, जो कि सिमगा नगर पंचायत के एक कद्दावर नेता हैं और पूर्व में अध्यक्ष प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, पार्षद भी रह चुके हैं, काफ़ी समय से राजनीति में जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल मनखे वाइस में। और बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सर कि जनता के बीच में आप अपना परिचय थोड़ा सा दें। मैं रमेश सोनी हूँ और मैं अभी अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। सिमगा में लंबे समय से मैं जनता की सेवा करते आ रहा हूँ, तो मुझे जो समर्थन मिल रहा है, अपार जन समर्थन जो मिल रहा है, उससे मैं काफ़ी प्रफुल्लित है मेरा मन। और मुझे आशा है, आशा ही नहीं विश्वास भी है मुझे पूर्ण रूप से कि मैं जनता की सेवा में जो खरा उतरा हूँ उससे अध्यक्ष पद पर मुझे आसीन होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। सर आपका फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार का रहा है? फैमिली का ऐसा है पांडे जी कि हमारा परिवार राजनीति में कभी नहीं रहा, परंतु हमारे पिताजी जनसंघ के समय से जुड़े हुए थे। उन्होंने सक्रिय राजनीति कभी नहीं की,
परंतु जो दिया छाप के समय से, जनसंघ के समय से उन्होंने जो किया और जो भी कार्यकर्ता के रूप में उस समय कार्य कर रहे थे, उन्होंने जो सहयोग किया है उनको, वे आज भी इस बात को भली भांति परिचित हैं और लोग खुले दिल से बोलते हैं कि जो परिवार से हमारे सहयोग मिला है वो किसी और ने नहीं की मदद। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को एक राजनीतिक दल का व्यक्ति तो अवश्य मानता हूँ, परंतु मेरा परिवार कभी भी बहुत ही ज़्यादा सक्रिय राजनीति में नहीं रहा। शिक्षा आपकी क्या है, एजुकेशन आपका? प्राइमरी स्कूल तो मैंने सिमगा से किया। 12वीं तक की पढ़ाई मैंने सिमगा से की, मगर महाविद्यालय जो मेरा समय रहा वो रायपुर में छत्तीसगढ़ कॉलेज में मैंने AA किया, राजनीति शास्त्र में और समाज शास्त्र में। एजुकेशन के बाद आप सीधे तौर पर कहें यदि तो पॉलिटिक्स में आ गए। पॉलिटिक्स में आने का आपका क्या कारण रहा, कहाँ से आपको ये विचार आया कि आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए? वास्तव में सिमगा में एक राजनीति में मेरे आने का कारण मैंने जो देखा, राजनीति में सिर्फ आने का कारण इसलिए था कि जब मैंने महाविद्यालय स्तर की जो पढ़ाई की, उसके बाद मैं जब सिमगा आया तो मैंने देखा कि पूरा सिमगा 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में जिसका प्रतिनिधित्व एक राजनीतिक परिवार के रूप में जिनकी पहचान थी वो ताम्रकार परिवार था और भाटिया परिवार। इन लोगों की राजनीति की तूती बोलती थी उस समय, और उस समय सिमगा के प्रत्येक व्यक्ति की एक पहचान थी कि वो किसी न किसी ग्रुप को बिलोंग करते थे। ऐसी स्थिति में मुझे थोड़ा सा लगा कि सिमगा में कुछ हट के होना चाहिए और करना चाहिए, और मैंने अपने आप को उस दिशा में एक योग्यता के हिसाब से मैंने अपने आप को सही पाया, और मैंने सोचा कि सिमगा की राजनीति को अब एक अलग दिशा की ज़रूरत है, और मैंने उस दिशा में अपना कदम बढ़ाया। 1994 में आप पहली दफ़ा चुनाव लड़े जयसिंहपुर से पार्षद का, जिसमें आपकी हार हुई। उसके बाद फिर आप 1999 में चुनाव लड़े। 1999 में चुनाव आपने कहाँ से लड़ा था? 1999 में मैंने पहली बार पार्षद पद से मुझे सिमगा की जनता ने नवाजा, और मैं शंकर नगर और चुचरुंगपुर और कॉलोनी ये तीनों शामिल थे उस समय वार्ड नंबर 6 में, और पहली बार 1999 में मैं पार्षद बना। और 1999 के बाद आपने फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, फिर पहले ही ज्वाइन कर ली थी आपने? ज्वाइन तो मैं भारतीय जनता पार्टी को 1999 से ज्वाइन कर लिया था। भले ही एक उम्मीदवारी के रूप में 2003 में पार्षद का अध्यक्ष के रूप में चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी से आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़े। आप 1999 से हैं जी, बीजेपी से। 2004 में आपने बीजेपी से अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जिसमें आपकी हार हुई। उसके बाद फिर आप 2009 में भी चुनाव लड़े, उसमें भी आपकी हार हुई। 2009 में जीत हासिल हुई। 2009 में आपको जीत हासिल, जी माफ़ करिएगा, 2009 में आपको जीत हासिल हुई, जिसमें आपके धर्मपत्नी सुश्रीमती शीतल रमेश सोनी जी ने चुनाव लड़ा था। उसमें आपको जीत हासिल हुई, और उसके बाद फिर आप 2013 में भी चुनाव लड़े। 2014 में चुनाव हुआ था संभवतः। जो 2014 में हुआ था, और उसमें आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे जी। तो भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव लड़ते आ रहे थे। 2009 में आपने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था जी। फिर उसके बाद 2014 में आप निर्दलीय चुनाव लड़े जी। इसका क्या कारण रहा? मुझे पार्टी में शिवरतन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड ने मुझे टिकट नहीं दी, चूँकि सिमगा की जनता चाहती थी
कि मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में सिमगा का प्रतिनिधित्व करूं, तो मैं उनकी जन भावनाओं को देखते हुए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी पत्नी को मैंने उतार दिया, जिसमें सिमगा की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और सफलता में भी मिली मुझे। उसके बाद फिर से मैं चुनाव लड़ा निर्दलीय के रूप में। उस समय भी पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। सिमगा का इतिहास रहा है कि सर्वे तो करवाया जाता है शिवरतन शर्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, परंतु जो जीतने वाला होता है उसे छोड़ अन्य को एक सिमगा की राजनीति में समझौते के तहत टिकट दी जाती है। आज भी जो हुआ है वो उसी के अंतर्गत हुआ है कि जिसे उम्मीदवार बनाया गया है, सामने वाले से समझौता करके शिवरतन शर्मा प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हाशिए में डालने का प्रयास किया है। सिमगा में स्थानीय स्तर के चुनाव में, बाकी विधानसभा स्तर के चुनाव और लोकसभा स्तर के चुनाव में हमें भरपूर सफलता मिलती है और हर बार हमारा जीत का अंतर बढ़ते जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में आप लोगों को उस प्रकार की सफलता नहीं मिल पा रही थी, और आप बता रहे हैं कि इसका जो कारण है वो टिकट वितरण है, जो कि एक अलग तरीके से टिकट वितरण किया जाता है। जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको टिकट नहीं दिया जाता है, ऐसे ही कह रहे हैं आप? जी हाँ। इसके ऊपर आपके ऊपर आरोप भी लगते रहे, आपने हमारे वीडियोस में भी देखा होगा कि आपको टिकट नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए अब आप शिवरतन शर्मा के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। आपको पार्टी में किसी ने बुलाया तो नहीं था, आप खुद शामिल हुए थे, लेकिन अब आप जब पार्टी से वफादार नहीं है, पार्टी आपने टिकट नहीं दिया, तो आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं, ये भी आरोप लगता है आपके ऊपर? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जवाबदार पदाधिकारी रहा हूँ, एक जवाबदार सिमगा का मैं एक जवाबदार जनसेवक हूँ। ऐसी स्थिति में रही बात पार्टी में, तो शिवरतन शर्मा जी से मेरी 10 साल तक की दूरी रही। जब उनका खुद का चुनाव आया तो वो अपने सारे परिवार के सदस्यों को भेज कर, मेरे दोस्तों को बोल कर काफ़ी मुझे प्रभावित किया उन्होंने। और मैंने सोचा कि एक बार इनकी गलती को वो स्वीकार कर रहे हैं अपनी गलती को, तो कुछ ना कुछ सुधार आया होगा, ये समझ के मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी। परंतु फिर से अपना वही पुराना चेहरा उन्होंने सामने दिखा दिया और सुधरने की संभावना अब भी नहीं है। और उसी के अंतर्गत एक इनकी लगातार बैठक हुई। राजू भाटिया जो हमारे विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको चुनाव जिताने के नाम से उन्होंने 4 बैठकें की भाटिया जी से। और उसके बाद जब समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीतने की संभावना नहीं है, तब उन्होंने टिकट दी। आप कह रहे हैं कि जो ये टिकट वितरण हुआ है वो राजू भाटिया को जिताने के लिए हुआ है? जी हाँ, राजू भाटिया को जिताने के लिए इतिहास रहा है। सिमगा देखिए, शिवरतन शर्मा जी एक प्रदेश स्तर के नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, परंतु जब सिमगा की बात आती है, सिमगा की बारी आती है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना प्राइवेट लिमिटेड जो कर्मचारी हैं उनके, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे उनके कर्मचारी हैं जो उनके इशारे पर काम करते हैं और अपना कब्जा जो जमाए बैठे हुए हैं, तो उनको पार्टी का उम्मीदवार जीतता है या नहीं जीतता है उससे उनको मतलब नहीं रहता। वो केवल अपने लिए उपयोग करना जानते हैं। और सिमगा भारतीय जनता पार्टी को कैसे दिशा निर्देश जारी करना है वो भली भांति परिचित है, और किसी भी में ये क्षमता नहीं है। सहमति नहीं होती है। बहुत सारे मामलों में मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सहमति उनकी बातों को लेकर नहीं रहती, उसके बाद भी किसी में क्षमता नहीं है कि वो विरोध कर दें, क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्तर के नेता हैं जो पार्टी में भी कब्जा जमा कर रखे हैं वो है अपना।
जी। और इसके बाद बात करते हैं कि जब आप अध्यक्ष रहे थे, अध्यक्ष प्रतिनिधि रहे थे आप, उस दौर में ऐसा कोई वाक़या आपके साथ हुआ हो जो आप अभी जनता के साथ शेयर करना चाहते हो, ऐसा कुछ काम जो आपने किया हो और वो जनता को वाकया बताना चाहते हो? ये हुआ था कि मेरी धर्मपत्नी नगर पालिका में अध्यक्ष थी, नगर पंचायत में। जी। उस समय नगर पंचायत हुआ करता था। जी। उस समय शिवरतन शर्मा जी के इशारे पर काफ़ी परेशान किया जाता था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी नहीं थी शिमगा में। शिवरतन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, परंतु शिमगा में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी और न ही कोई कांग्रेस पार्टी थी। शिवरतन शर्मा प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत ये सारे नेता जो शिमगा में दिखाई देते हैं वो एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे थे और उनके इशारे पर ही जो कुछ करना होता था, विरोध करवाना, बखेड़ा खड़ा करवाना, उनका एक ही मकसद था। काफ़ी परेशान किया गया, फिर भी सिद्धांतों से मैंने कभी समझौता नहीं किया। उस समय भी मुझे कभी भी मेरे जो सिद्धांत थे उसमें से मुझे कभी उन्होंने डिगा नहीं पाए वो। जी। जब आपको परेशान किया जाता था तो मैंने पहले भी एक बार आपसे प्रश्न किया था इस बारे में, और एक बार फिर से पूछना चाहता हूँ कि जनता के बीच में जाने का कारण क्या था? जनता के बीच में नहीं गए आप इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जनता जो होती है वो सारी चीज़ों को समझती है। जनता का काम होता है विकास की बातों को सोचना, और जिनसे आकांक्षा रहती है उनको, जनता को, वो अपना काम कर देती है जनता वोट देके कि ये हमारी आकांक्षाओं पर खरे उतरेंगे। और मैंने आकांक्षाओं पर खरा उतरा। रही बात जनता के सामने ले जाने की, जनता को क्या पड़ी है कि मैं किस समस्या में पड़ा हूँ, वो एक अपना प्रयास करती है जनता, मगर सफलता मिल जाए उनको हर चीज़ में। और वो भाई हर समस्याओं को जूझने के लिए जनता ही थोड़ी है, हमको भी जूझना पड़ता है उन समस्याओं से, क्योंकि राजनीतिक द्वेष वो चीज़ है जिसमें इंसान अच्छा करते हुए कभी नहीं देख सकता। शिमगा की जनता की आकांक्षाओं पर तो हम खरे उतरे। पार्टी के जो उनके इशारे पर जो काम करने वाले प्राइवेट लिमिटेड के लोग थे, उन्होंने काफ़ी परेशानी पैदा की है। अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं 2025 में, अध्यक्ष पद के लिए ऑटो रिक्शा आपका छाप है। ऐसे में अगर आप चुन करके आते हैं, जनता में जो अब माहौल बन रहा है उसके हिसाब से अगर आप चुन कर आते हैं, आप जीत कर आते हैं, तो जनता के लिए क्या योजनाएं होने वाली हैं? शिमगा के विकास के लिए आपके पास क्या क्या योजनाएं हैं? शिमगा में सबसे पहली आवश्यकता भी शिमगा को स्वच्छ शहर बनाना, धूल मुक्त शहर बनाना, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाना, जिसमें योजनाएं भी है, सिर्फ सोचने और समझने से काम नहीं चलता है। हमारे पास योजनाएं क्या हैं जिसको हम मूर्त रूप दे सकते हैं। ऐसी योजना हमारे पास गजरात तालाब के पास खाली पड़ी ज़मीन, जिसमें 300 से 350 के बीच में दुकानें निकलने की संभावना है, उसको बनाना। शिमगा के पुराने बस स्टैंड जो पड़े हुए हैं उसमें भी कम से कम 150 दुकानें निकलवाना और बेरोजगारों को रोजगार पैदा करवाना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। शिमगा में रायपुर बिलासपुर मार्ग को और ये आपका चुचरुंगपुर मार्ग, ये कॉलेज चुचरुंगपुर जो मार्ग है उसका गौरव पथ बनाना। उसके बाद शिमगा वार्ड नंबर 1 जो हमको घूम के जाना होता है उसको मुख्य मार्ग से बेमेतरा मार्ग से जोड़ना और उसको भी गौरव पथ बनाना। शिमगा से लेकर के नया पारा दुलदुला मार्ग, उसको भी गौरव पथ के रूप में विकसित करना मेरी जिम्मेदारी होगी। बेसिक सुविधाओं के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। सड़कों की समस्या, क्योंकि शिमगा नगर में अभी के इस समय में यदि देखें तो बहुत ज़्यादा है, लोगों को एक अच्छी सड़क के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, आने जाने में काफ़ी समस्याएं होती हैं लोगों को। आपने बहुत सही बात बोली है कि शिमगा की सड़कों की दशा बहुत ही ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। उसको सुधारना तो प्राथमिकता होगी ही। आज भी फिल्टर प्लांट बनने के पश्चात भी
सिमगा की बहुत से वार्डों में पेयजल की आज भी समस्या है, क्योंकि ये बहुत दुखद बात है कि फिल्टर प्लांट होने के पश्चात भी उसमें का पानी जो है पीने योग्य नहीं है। सिमगा की जनता पीने के लिए उपयोग नहीं करती है, केवल नहाने और धोने के लिए, कपड़े धोने के नाम से उपयोग करती है, और पीने के लिए बोर का उपयोग करती है जनता। ऐसी स्थिति में आज भी पेयजल का संकट सिमगा में है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर दूर करना मेरी जिम्मेदारी होगी। एक सवाल और आता है जनता के बीच में कि जो चर्चाएं होती हैं पुराने बस स्टैंड में कॉम्प्लेक्स बनाने की, फुटकर जो व्यापारी हैं ठेले वाले उनको देने की, लेकिन कई जगहों पर ऐसा होता है कि जब वो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें जो बड़े व्यापारी होते हैं वो वहाँ जा कर के उन दुकानों को ले लेते हैं, और उसके बाद जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको वो किराए में देते हैं अधिक रुपया लेके, ज़्यादा पैसा लेकर के। इसके लिए आपकी क्या व्यवस्था रहेगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने कि बड़े लोग बोली में भाग ले लेते हैं जी, और उनको सफलता मिल जाती है, मगर जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरत है, ऐसे लोग पीछे हो जाते हैं केवल धन की कमी के कारण। जी, बहुत सही बात बोली आपने। इसका मैंने उपाय ढूंढ लिया है कि जो गजरात तालाब के पास जो दुकानें बननी है, जो उसमें जो लागत आएगी, यदि जैसे एक दुकान को बनाने में अगर 3 लाख की लागत आती है तो उस लागत को केवल वसूली की जाएगी, ना कि उसका नीलाम किया जाएगा। नीलामी करने से बड़े लोग सामने आते हैं जी, और 14 लाख 15 लाख तक की बोली बोल करके उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं, मगर जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, वो उससे वंचित रह जाता है। ऐसी स्थिति में जो निर्माण का जो लागत है केवल उसकी वसूली की जाएगी, और वो भी किस्तों में, आसान किस्तों में, ताकि वास्तविक जो बेरोजगार हैं जी, जी, उसको उसका लाभ मिल सके। जी, ये बहुत ज़रूरी है कि जो ज़रूरतमंद हैं उन्हीं को वो चीज़ मिल पाए। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। सिमगा नगर में कई ऐसी समस्याएं हैं। नशे की समस्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो नशे की ओर जा रहे हैं। और जो नशे का सामान है वो काफ़ी इजीली अवेलेबल है। अभी नशे की जो दवाइयाँ हैं, तरह तरह की दवाइयाँ हैं, वो काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं सिमगा नगर में। इसके लिए आपका क्या प्लान है कि नशे से सिमगा नगर को आप कैसे बचाएंगे? जो युवा हैं उनको आप नशे के रास्ते से कैसे? ये भी क्वेश्चन बहुत आपने उठाया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। नशे की बात है, इसके लिए तो एक अलग से टास्क फोर्स बनाना चाहिए हर ब्लॉक लेवल में, जो सिर्फ इनकी निगरानी करे, जो नशीली दवाइयाँ बेच रहे हैं, नशीले जो पदार्थ बेच रहे हैं, उनके खिलाफ में एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। इसके लिए तो मैंने सोच रखा है कि एक विशेष रूप से इसको एक अभियान के रूप में शामिल करूँगा, और इसके लिए चाहे समझ लीजिए, देखिए बहुत सारी बातें हैं जो अगर स्थानीय लेवल में नहीं होती है तो उसको जिले के स्तर पर उठाना पड़ता है, और उसमें भी ना अगर ये इसका कोई समाधान निकले तो राज्य स्तर पर भी उठाने की आवश्यकता है। जैसे कि मेरी आवश्यकता इस बात को लेकर के है कि ब्लॉक स्तर में इसका गठन करवाना मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि कई ऐसे क्राइम भी हुए हैं हमारे सिमगा नगर की ही यदि बात करें तो नशे के चलते बहुत सारे ऐसे क्राइम हुए हैं। ये एक बड़ा सवाल रहेगा, और हमारी आशा रहेगी कि यदि आप जीत करके आते हैं तो इसके ऊपर आप एक्शन जरूर लेंगे। निश्चित रूप से युवाओं को एक सही दिशा न देने के लिए अगर आगे आना पड़े तो ये कार्य पुलिस विभाग का है, गृह मंत्रालय का है, पुलिस विभाग का है, परंतु चूंकि हम एक जवाबदार नागरिक भी हैं, जवाबदार जनसेवक हैं, ऐसी स्थिति में हमारे सिमगा के नौजवान गलत रास्ते में न जाएं, नशे की गिरफ्त में न आए, इसका भी प्रयास हमको करना चाहिए। इसमें दलगत राजनीति से उठकर भी सोचने की आवश्यकता है। ये चाहे किसी भी समाज विशेष के व्यक्ति इस लाइन में बिगड़ रहा हो, या सिमगा का युवा, चाहे वो किसी जाति और धर्म से संबंधित हो या जाति से हो, उसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में हमको लेना चाहिए, और हमको आगे बढ़ के इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। पिछले
कुछ सालों में हमने देखा है कि सिमगा नगर में एक जो बड़ी समस्या रही है वो भ्रष्टाचार की भी रही है। आपने सुना होगा हमारे चैनल के माध्यम से और बाकी लोगों के माध्यम से कि कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनमें लोगों से काफ़ी मात्रा में पैसा लिया गया है। फिर चाहे वो आवास योजना की बात हो या फिर चाहे कई जगह तो राशन कार्ड में भी सुनने को आया है कि राशन कार्ड बनाने के लिए पैसे लिया गया है। तो आप जब यदि चुन करके आते हैं तो आप भ्रष्टाचार पर किस प्रकार से शिकंजा कसेंगे? भ्रष्टाचार सिमगा में, भ्रष्टाचार एक नींव के रूप में जाना जाता है। सिमगा एक स्थापित जगह है और नगर पालिका उसमें खासकर अलग पहचान है, जो भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु है, जिसमें सभी जब भ्रष्टाचार करने की बारी आती है, सिमगा को नुकसान पहुंचाने की बारी आती है, सारी पार्टी के लोग एक हो जाते हैं। मैंने एक बार पूर्व में भी कहा है, ये जो बात एक बार मुझे बदनाम करने की जो कोशिश की गई थी बजरंग पावर के नाम से, तो मैं तो खैर आज भी डंके की चोट पर बोलता हूँ कि आखिरी दम तक मैंने लड़ाई लड़ी, जिसमें सारे, मैंने पहले ही बोल दिया है कि सिमगा में शिवरतन शर्मा प्राइवेट लिमिटेड के लोग, चाहे मैं नाम लूँ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विभिन्न जो अपने आप को सामाजिक नेता बोलते हैं, वो सारे शामिल होकर के उन्होंने उस कार्य को अंजाम दिया था। कांग्रेस पार्टी में आप किसी का नाम लेना चाहते हैं? नाम यदि लेना चाहूँ तो मैं अब, आपने बोल दिया है तो मुझे नाम लेने में भी गुरेज नहीं है। उस समय यही राजू भाटिया उपाध्यक्ष हुआ करते थे। बजरंग पावर के द्वारा जो पानी की जो लाइन गई है सिमगा में, उसमें भ्रष्टाचार में उनका हाथ है। वो मेरे नाम से भी पैसा लिए थे। मुझे इसकी जानकारी बाद में हुई, मैंने पुरजोर विरोध किया इस चीज़ का। आज भी सारी फाइलें रखी हुई है, मेरा अलग से विरोध दर्ज है, आज भी फाइलों में देखा जा सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपका वहाँ फाइलों में विरोध है तो वो फाइल को आप ला करके जनता के बीच में ऐसे दिखा सकते हैं। कोई पेपर अगर प्रारूप होता है वहाँ पे सहमतियाँ बहुत लोग कहते हैं कि उसमें आपकी सहमति थी। हम बोलते हैं कि सिमगा में मैं जब तक सेवा करूंगा, जन राजनीति में रहूंगा, जनता के हित में अगर कोई भी ये मामला आएगा तो मुझे सारे नेताओं का विरोध झेलना पड़े तो मुझे मंजूर है। मेरी पत्नी उस समय नगर पंचायत में अध्यक्ष थी, उनके ऊपर इतने दबाव पड़े, उसके बाद भी मैंने साफ बोल दिया कि सिमगा का अहित मैं अपने कार्यकाल में नहीं होने दूंगा। हालांकि इसके बावजूद सारे पार्षदों को कुछ घर घर जा करके, यही जो सिमगा के नेता अपने आप को जो जिम्मेदार मानते हैं, घर घर जा करके कुछ न्यौछावर दे करके जी एक तरफा वोटिंग करवा दिए। एक तरफा वोटिंग में इनकी जीत हो गई और सारे भ्रष्टाचारियों को सफलता मिली उसमें। और मैं आज भी बोल रहा हूँ, जो मंदिर ले जाना चाहे, चाहे गुरुद्वारा ले जाना चाहे, चाहे गिरजाघर ले जाना चाहे, परिवार सहित मैं घुसने तैयार हूँ। और उस मामले में आज भी मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, सारी फाइलें रखी हुई हैं, देखा जा सकता है। और सभी को मालूम है कि मैंने अपने स्तर पर इस कार्य को 1 वर्ष तक लटकाए रखा, फिर भी जब सफलता नहीं मिली, सारे लोग एक हो गए। डंके की चोट में फील्ड में आकर के इस काम को कुछ लोगों ने अपना ठेका समझ के करवाया। कुछ लोगों को तो बड़े बड़े पारितोष मिले, उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता भी शामिल है। नाम नहीं ले रहे हैं आप कांग्रेस? नाम लेने से ही क्या होता है? भ्रष्टाचार तो आखिर भ्रष्टाचार है, चाहे वो रमेश सोनी करे या फिर कोई भी व्यक्ति करे। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है। याद रखेंगे, मैं राजनीति करूंगा, एक साधारण व्यक्ति रोड में चलने वाला आज मुझे बोल दे कि आप भ्रष्टाचार में शामिल हो या आप भ्रष्टाचारी हो, मैं राजनीति छोड़ने तैयार हूं। मैं अपने आप को हर वो सजा देने तैयार हूं जो जनता चाहती है, पर मुझे एक साधारण जनता का आरोप चाहिए, न कि सिमगा के भ्रष्ट नेताओं का आरोप चाहिए। क्योंकि मैंने फिर से बोलना पसंद करूंगा मैं
कि सारे भ्रष्टाचारी, जब भ्रष्टाचार करने की बात आती है तो सारे एक हो जाते हैं। मैं अपने आप को अलग थलग हमेशा मैंने पाया है। आपने ही देखा था, अभी पाइपलाइन का काम फिर से शुरू हो गया था, और आप जैसे जाबाज लोग रहेंगे, तो सिमगा का हित कभी नहीं होगा। उस कार्य को आपने भी देखा, कैसे सिमगा के एक जो अपने आप को बड़ा नेता बोलता है, वो आकर के बोलता है कि इसका ठेका मैंने लिया है। कितनी निर्लज्जता आ जाती है लोगों में। हित और अहित को भी नहीं देखते जनता की, नगर के हित और अहित को नहीं देखते। सिमगा के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा था। आज सिमगा के आसपास के क्षेत्रों में देखिए, फैक्ट्रियां लग रही हैं, जीना दूभर हो जाएगा। इसका हम लोगों ने एक अभियान के तहत विरोध किया, जगह जगह जनसभाएं की, उसमें सफलता मिली, और जो जन सुनवाई का कार्यक्रम था उसमें हमने विरोध किया। आज क्या हुआ? फिर वही सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए और सारे काम जिनको हमने विरोध किया था वो शुरू हो गया। आपको भी मालूम है ये चीज़ कि सिमगा के कुछ लोग जाके कैसे जन सुनवाई में जनता के विरोध में खड़े होते थे और फैक्ट्री मालिकों के इशारे पर कैसे वहाँ हुड़दंग मचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसका वीडियो लोगों के पास आज भी है। एक और चीज़ है, बजरंग पावर प्लांट की आपने बात की, तो जो अभी बजरंग पावर प्लांट की खुदाई चल रही थी, चूँकि चुनाव का समय था और जनता के आशीर्वाद से, जनता के समर्थन से हम सब लोगों ने मिल करके उसे बंद कराया। लेकिन ये ज़रूर होगा कि जब चुनाव समाप्त हो जाएगा और अब मान लीजिए अगर आप जीत के आते हैं और ऐसे में एक बार फिर से वो अगर काम चालू होता है, आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपका क्या निर्णय होगा फिर? मेरा निर्णय यही होगा, सबसे पहली बात, एनओसी आज भी अप्राप्त है। एनओसी आज भी अप्राप्त है। काम को रोकने का प्रयास करूंगा, पर मुझे शिवरतन शर्मा जी के रहते मुझे लगता नहीं है कि मुझे सफलता मिलेगी, क्योंकि सारे लोग फिर से एक बार, सारे भ्रष्टाचारी एक हो चुके हैं। और ये जो टिकट दी गई है ये उसी योजना के तहत दी गई है। सिर्फ एक सिमगा के प्रसिद्ध नेता को जिताने के नाम से। सिमगा में मैं आपको बताऊं, सिमगा को विदेश में भी जाना पहचाना जाता है। कैसे? सिमगा की चर्चा विदेशों में भी होती है, क्योंकि सिमगा एक सबसे ज़्यादा विश्व में पार्टी बदलने वाले नेता के रूप में जाना और पहचाना जाता है सिमगा को। सिमगा का आज जो एक अध्यक्ष पद का उम्मीदवार है, सबसे ज़्यादा पार्टी बदलने का रिकॉर्ड है उसके नाम पर। राजू भाटिया बोलते हैं उसे। विश्व का सबसे ज़्यादा पार्टी बदलने वाला एक नेता के रूप में जाना जाता है और इसकी चर्चा विदेशों में भी होती है। सबसे पहले वो कांग्रेस में थे, विद्याचरण जी कांग्रेस में थे तो वो भी कांग्रेस में थे। विद्याचरण जी ने पार्टी बदल दिए, वो चले गए जनता दल में, ये भी जनता दल में आ गए। उसके बाद वो फिर से वापस कांग्रेस में आए, ये भी कांग्रेस में आए। उसके बाद फिर एनसीपी बनाए, एनसीपी में आ गए फिर राजू भाटिया जी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में विद्याचरण जी आए तो ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए। उसके बाद जोगी पार्टी में चले गए, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, अब उन्होंने फिर पार्टी बदल दिया। इस तरह से अब तक 7 बार पार्टी बदलने का इनका रिकॉर्ड है, जो विश्व में शायद किसी नेता के नाम पर ये रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। इसलिए सिमगा को सबसे अधिक पार्टी बदलने वाले नेता राजू भाटिया के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि सिमगा नगर की चर्चा विदेशों में भी है? विदेशों में भी होती है, किसी के नाम पर ये रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। और हम सबका प्रयास होना चाहिए कि ग्रीनिज बुक में भी इनका नाम दर्ज हो जाए। खैर ये तो मजाक की बात है। राजू भाटिया को आप मेन टारगेट कर रहे हैं। जनता के में ये भी चर्चाएं रहती हैं कि रमेश सोनी जब सभाएं करते हैं या फिर बोलते बोलते आप ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अग्रेसिव नहीं, बात करने का और अपनी बात को
भाषण के माध्यम से रखने का कुछ तरीका लोगों को अजीब जरूर लगता हो, क्योंकि आज तक जितनी भी सभाएं होती है तो शिवरतन शर्मा जी को बचाने का प्रयास करता है। उनके कोप का भाजन कोई बनना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि हमारे व्यापार व्यवसाय में इसका प्रभाव शिवरतन शर्मा जी अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से डाल सकते हैं। ये डर लगा रहता है कि उनका राजनीतिक भविष्य खत्म ना हो जाए। इस कारण काफ़ी संभल के लोग बयानबाजी करते हैं और उनके विरोध में कोई बोलना पसंद नहीं करते। और रही बात हमारी, तो हम गलत चीज़ों का विरोध करने के नाम से ही राजनीति में हैं। और हमारी जो पहचान है जनता के बीच में, गलत को बर्दाश्त न करने वाले एक जनसेवक के रूप में मेरी पहचान है, और उस पहचान को मैं कभी खोने नहीं दूंगा। ये चाहे मुझे इसके लिए किसी भी प्रकार की कुर्बानी देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। बहुत सारे उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं अध्यक्ष पद के लिए। पहली बार काफ़ी समय बाद सिमगा नगर पालिका बना है, तो पहले एक बार बन चुका था, लेकिन अब काफ़ी समय बाद बना है। काफ़ी सारे लोग मैदान में हैं, भाजपा, कांग्रेस, राजू भाटिया, आप और इसके साथ साथ और बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं। आप ऐसे में इन उम्मीदवारों के बीच अपने आप को कैसे अलग पाते हैं? जनता आपको अगर चुने तो क्यों चुने? क्या है आप लोग? अध्यक्ष पद के लिए मैदान में 8 उम्मीदवार हैं जी। 8 में मैं अपने आप को बहुत अलग पाता हूँ। वो ये कि सिमगा के सारे नेता जो अपने आप को नेता कहते हैं, मैं तो छोटा सा जनसेवक हूँ, मैं नेता नहीं मानता अपने आप को। सारे नेता 11 बजे से पहले सोकर नहीं उठते। मैं सवेरे उठ करके 12 महीने 6 बजे 5:30 बजे उठ जाता हूँ और सिमगा का एक चक्कर 8 बजे तक लगा लेता हूँ। दूसरी बात, मेरी जो छवि है जनता के बीच में एक जुझारू जनसेवक के रूप में है, जो मुझे ये जो उनकी सोच है जनता की, मुझे और एक ऊर्जा प्रदान करती है। उनकी सोच के अनुरूप मुझे कार्य करना बहुत अच्छा लगता है। 12 महीने मेरे को सेवा करना, और जैसे लोगों की एक दिनचर्या होती है, सवेरे सोकर उठना, नाश्ता करना, पूजा पाठ करना, तो मेरा भी एक वही है कि सवेरे जब उठता हूँ उसके बाद जैसे लोग नाश्ता करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मुझे जैसे मैं किसी 2-4 गरीब की सेवा कर लेता हूँ, तो मैं अपने आप को धन्य पाता हूँ और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मुझे उन्होंने एक सेवा का अवसर दिया, मुझे उस लायक समझा। आत्म शांति के लिए पूजा पाठ सभी करते हैं, पर मुझे शांति तब मिल जाती है जब किसी 2-4 गरीब की सेवा मैं कर लेता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दिन भर का पूजा पाठ मैंने कर लिया। जी, आपने जो वीडियो देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से, और जिसका जिक्र हम पहले भी एक बार कर चुके हैं कि वार्ड क्रमांक 2 की पूर्व पार्षद श्वेता विजीत अवस्थी ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया कि आपको टिकट नहीं मिला, तो आप पार्टी से अब विरोध कर रहे हैं। शिवरतन शर्मा के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आपको किसी ने फूल माला देकर के पार्टी में बुलाया नहीं था। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका सदस्य होना ही अपने आप में गौरव की बात है। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। रही बात पार्टी में टिकट नहीं मिलने पर विरोध की स्थिति की, तो मेरा एक शुरू से एक सिद्धांत रहा है कि जिसमें रहो और जिस कार्य में अगर आगे बढ़ रहे हो तो अपने आप को पहले ईमानदार पाइए, खुद को पहले ईमानदार रखना जरूरी है। रही बात श्वेता अभिजीत अवस्थी की, जिन्होंने आरोप लगाया है, तो उसका मैं जवाब मैं क्या दूं? पहले वो स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाएं, जिसके प्रति उनकी पहचान बनी हुई है,
और पार्टी के प्रति ईमानदार हो जाएं, क्योंकि उनका वोट जो है पिछले नगर पालिका अध्यक्ष में बिकाऊ था और वो बिक गया। सूर्यकांत ताम्रकार जी हमारे पार्टी की तरफ से अधिकृत उम्मीदवार रहे अध्यक्ष पद के। हम 4 पार्षद आए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो हमारे 4 में से केवल उनको 2 वोट मिले, जिसमें श्वेता अभिजीत अवस्थी ने अपने वोट भेज दिए। रही बात शिवधारी देवांगन को उम्मीदवार बनाने की, तो शिवधारी देवांगन जी जो हैं वो श्वेता अभिजीत अवस्थी जी के मालिक हैं। मालिक इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वो उनकी संस्था में, स्कूल में एक एम्प्लॉय के रूप में काम करती हैं और सबसे ज़्यादा वेतन श्वेता अभिजीत अवस्थी जी के हैं। इसलिए वे शिवधारी की उम्मीदवारी पर ऐतराज़ नहीं जता रहे हैं, क्योंकि वो मालिक हैं और मालिक के खिलाफ में कोई कर्मचारी बोलना नहीं चाहता। जी, अब काफ़ी सारी चर्चाएं हुई हैं आपसे सिमगा नगर को लेकर के, नगर पालिका चुनाव को लेकर के। आप एक संदेश जो हमारे चैनल के माध्यम से जनता को देना चाहते हो, ऐसा कोई संदेश अगर आप देना चाहते हो तो? संदेश यही है, चुनाव है और ये चुनाव महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है, और इसमें जो अपन मतदान करते हैं वो एक यज्ञ है और जिसमें आहुति हम डालते हैं। उसी तरह ये लोकतंत्र में वोट डालना एक आहुति है। आहुति देते समय अपने को ध्यान रखना है। जनता से मैं निवेदन करूंगा, अपने दिल में हाथ रखें। 2 दिन के चकाचौंध में कभी मत आएं और ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो उनकी समस्याओं पर खरा उतरे, जो 12 महीना किसी से जाति भेद, वर्ग भेद और पार्टी भेद के बगैर जो कार्य करे और जो जनता को, जनता की सुख दुख में सामने हो, जिसमें लड़ाई करने की क्षमता हो। जब सिमगा हित की बारी आए, नगर पालिका, नगर विकास की बारी आए, तो सारे सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और सारे विरोध को ध्यान में रख के, अगर यदि नगर विकास की बात हो तो उसमें एक रहे और अपने जनप्रतिनिधि को भी सहयोग करें। यदि उसका जनप्रतिनिधि सही है, मैं एक बात और बोलूँगा, पिछले कार्यकाल में हमने देखा आवास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, लूट मचा के रखने वाले पार्षद आज कई लोग अपने वार्डों में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जनता वो सबक सिखाएगी जो शकल भी दिखाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इस कारण कई लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जो कि पार्षद थे जी। पर्टिकुलर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं जनता से सिर्फ इतना ही अपील करूँगा, एक सही व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाए ताकि उनकी सेवा, नगर की सेवा बहुत अच्छे से हो। किसी भी प्रकार से लालच में, राग द्वेष के बगैर कार्य करे, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करे। इतना ही मैं कहूँगा। और आपके चैनल ने मुझे ध्यान से सुना है, जनता के सामने अपनी बात को रखने का मौका दिया है। मैं इस मन के वॉइस को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जय हिंद। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, एक यज्ञ है और यज्ञ में आहुति हम सभी देते हैं, लेकिन उस यज्ञ में जो आहुति है उससे एक सही नेता का चुनाव हो, ऐसा कहना है और ऐसा होना भी चाहिए। हम सभी के जो विचार हैं उन विचारों में एकता हो और एक सही नेता, एक सही आदमी का चुनाव हमें करना है इस लोकतंत्र के महापर्व में। आप लोगों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। इस वीडियो में हमने जितनी भी चर्चाएं की, इस इंटरव्यू में, उसके बारे में आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है, यह हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल मन की वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सुझाव अपने ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब आप सुझाव देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से तो हम जनता के बीच में उन सवालों को लेकर जाते हैं, जनप्रतिनिधियों के बीच में उन सवालों को लेकर जाते हैं और उनका जवाब आपको देने का
प्रयास करते हैं। आपका प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहे। तब तक के लिए देखते रहिए मन खे वॉइस। जय हिंद, जय जोहार।